अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर आखिरी कदम किसने रखा था? और ब्लैक होल के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि क्या हमारी जमीन भी एक ब्लैक होल बन सकती है? और क्या आप ये जानते हैं कि जमीन अपने एक्सिस पर कितनी स्पीड से रोटेट करती है? अगर आप नहीं जानते तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इन सब सवालों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी रॉक स्टार के बारे में सुना है? ये एक ऐसा स्टार होता है जो अपनी गैलेक्सी को छोड़कर यूनिवर्स में बगैर किसी ग्रेविटी के घूमता रहता है। इस स्टार को हम इंटरगैलेक्टिक स्टार भी कहते हैं। ऐसे स्टार हमेशा यूनिवर्स में मौजूद कॉस्मिक वर्ल्ड्स की तरफ मूव करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला रॉक स्टार विर्गो सुपर क्लस्टर में डिस्कवर किया गया था और आज हम मिल्की वे में 675 रॉक स्टार डिस्कवर कर चुके हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स में 1 ट्रिलियन से ज्यादा रॉक स्टार्स हो सकते हैं। गैलीलियो गैलीली ने 1612 में एक टेलीस्कोप की मदद से पहली बार सैटर्न को देखा था। उस वक्त हमें सैटर्न के रिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यही वजह है कि जब उन्होंने पहली बार सैटर्न के रिंग्स को देखा था तो उन्होंने कहा था कि ये सैटर्न का कान है। इस थ्योरी में उन्होंने इसे सैटर्न के सब प्लैनेट्स भी कहा था। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये उस वक्त बिल्कुल एक न्यू चीज थी। उस वक्त हमने किसी प्लैनेट के गिर्द रिंग्स के बारे में तो सोचा भी नहीं था। इसके बाद 1655 में क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने पहली बार इन्हें सैटर्न के रिंग्स कहा था। दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारी जमीन ब्लैक होल में तब्दील हो सकती है? मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए जमीन के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हमने जमीन के रेडियस को 8.7 मिलीमीटर तक कंप्रेस कर दिया तो जमीन भी एक ब्लैक होल में तब्दील हो सकती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और अगर ये सब हो भी गया तो हम रहेंगे कहाँ? दोस्तों, हेलिस कॉमेट के बारे में आप सबने सुना ही होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये जमीन के पास से गुजरता है तो हम इसे अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1705 में एडमंड हेले ने स्टडी की थी और इसकी पीरियोडिसिटी को कैलकुलेट किया था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। लेकिन अगर हिस्ट्रियंस की बात माने तो आज से करीब 2500 साल पहले एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने भी अपनी स्टडी में इसका जिक्र किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान बहुत ज्यादा टाइम से हेलिस कॉमेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और 2061 में एक बार फिर से ये कॉमेट जमीन के करीब से गुजरेगा, तो हम सब इसे देखने के लिए बहुत ही बेताब होंगे और इस खतरनाक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के गवाह बन जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था, तो आपका जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका जवाब दुरुस्त होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर आखिरी कदम किसने रखा था, तो शायद आप में से कोई भी नहीं जानता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनका नाम यूजन सर्नन है। इन्होंने नासा के अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट से 11 दिसंबर 1972 को चांद पर कदम रखा था। बदकिस्मती से उसके बाद कोई भी इंसान चांद पर कदम नहीं रख सका। सर्नन 3 बार स्पेस में गए थे और 16 जनवरी 2017 को उनकी मौत हो गई। आइए अब आपको PSR B16 2026 b नाम के एक एक्सोप्लैनेट के बारे में बताते हैं। ये एक्सोप्लैनेट जमीन से करीबन 12,400 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और आज तक के ढूंढे गए सब एक्सोप्लैनेट्स में से पुराना है। इसे मेथुसेला भी कहा जाता है। इसकी एज 1270 करोड़ साल है और ये एक सरकम बाइनरी प्लेनेट है, यानी कि ये एक नहीं बल्कि 2 सन्स का चक्कर लगाता है। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि कोई मेटरॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हो और फिर वापस चला जाए? इसे मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है? और ऐसे मेटरॉइड्स को अर्थ ग्रेजिंग फायरबॉल कहते हैं। ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है और हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब ऐसे मेटरॉइड्स जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो उनका मैस और वेलोसिटी अचानक से चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट को चेंज करके फिर से एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इवेंट लास्ट में 24 दिसंबर 2014 को रिकॉर्ड किया गया था। उस मेटरॉइड का नाम क्रिसमस ई फायरबॉल रखा गया था। आइए अब बात करते हैं जमीन की रोटेशन की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जमीन अपने एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में एक बार रोटेट होती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसकी स्पीड कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पीड 460 मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में हमारी जमीन 460 मीटर घूमती है। अब क्योंकि हम इसके साथ उतनी स्पीड से ही घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता ही नहीं कि जमीन भी मूव हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा सूरज भी 1997 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है, जबकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल 27 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट हो रहा है।
जो लाइट की स्पीड के 90% से भी ज्यादा है। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि सूरज ग्रहण ज्यादा से ज्यादा कितनी देर के लिए होगा? मैं आपको बता दूं कि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 मिनट्स और 29 सेकंड्स है। इतना लंबा सूरज ग्रहण देखने के लिए आपको 16 जुलाई 2186 तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि उस दिन बहुत लंबे टाइम के लिए सूरज ग्रहण लगेगा और इससे ज्यादा टाइम के लिए सूरज ग्रहण 6000 AD तक नहीं आएगा। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो 15 जून 743 BC का सोलर एक्लिप्स 7 मिनट्स और 28 सेकंड्स तक लगा था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रेयर इवेंट होगा, लेकिन इसे देखने के लिए हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि हम सब बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं कि जमीन को कवर करने वाली ओजोन लेयर में होल हो चुका है, जिसकी वजह से जमीन आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन हाल ही में एक की गई रिसर्च से पता चला है कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशें रंग ला रही हैं और जमीन बिल्कुल सही होती जा रही है। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2060 तक ओजोन लेयर एक बार फिर से पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से हमारी जमीन के टेम्परेचर में भी 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट आपको पसंद आया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।